ना इधर ना उधर, सीधे मुद्दे पर नज़र। और क्या है आज की खबर, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ 18 आपके पुनीत के साथ। पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान में क्या चल रहा है, ये सवाल सबके दिमाग में उठ ही रहा होगा कि वहाँ से क्या क्या खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। कभी किसी पर हमला हो रहा है, तो कभी जवानों को टारगेट किया जा रहा है, तो कभी ट्रेन हाईजैक कर ली जा रही है। क्या पाकिस्तान का बुरा दौर शुरू हुआ है, या फिर इसे क्लिनजिंग कहा जाए? बलूचिस्तान से लेकर पूरे पाकिस्तान में जिस तरीके की घटनाएं हुई हैं, वो कई सवालों को जन्म दे रही हैं। इसी मुद्दे पर आज हम बात करने वाले हैं और मेरे सहयोगी अंकुर जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे बात करते हैं। अंकुर जी, क्या पाकिस्तान में चल रहा है, क्या बुरा दौर पाकिस्तान का? और शुरुआत हम बलूचिस्तान से करते हैं। देखिए, अगर हम मार्च के महीने की बात करें तो मार्च का महीना बलूचिस्तान और पाकिस्तान के लिए वो दौर लेके आया है जिसकी कल्पना पाकिस्तान ने कभी नहीं की थी। क्योंकि अगर बलूचिस्तान को देखें तो पाकिस्तान ये हमेशा समझता था कि बलूचिस्तान मेरी जेब में है, लेकिन मार्च में इस साल के मार्च में अभी तक इतने अटैक्स हो गए हैं वहाँ पे, उनको गिनना मुश्किल है। अगर मैं छोटे अटैक्स की भी बात करूं तो वो करीब 50 से ज़्यादा हो चुके हैं। बड़ा अटैक आपने देखा कि जाफ़र एक्सप्रेस में जो बॉम्बिंग हुई, उसके बाद कल फिर एक नौशेकी में एक बस में जो आर्मी पर्सनल को लेके जा रही थी उसमें विस्फोट हुआ जिसमें काफ़ी लोग मारे गए। तो कुल और बाकी छोटे छोटे बम धमाके आम हैं। किसी पुलिस वाले की कोई चेक पोस्ट पे बम फट गया, 2 लोग जख्मी हो गए। कहीं बम और फटा तो वहाँ 2 लोग जख्मी हो गए। तो अगर इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है। तो अगर इस पूरे सिनेरियो को अगर हम देखें तो पूरा बलूचिस्तान में इस समय जो एक तहरीक है, एक जो लहर है आज़ाद होने की, कि हम आज़ाद हो जाएं पाकिस्तान से, और जो वहाँ पे जो वायलेंस चल रही है वो वाकई में हैरान कर देने वाली है। पूरी दुनिया को मुझे लगता है कि इसका अब नोट लेना चाहिए कि पाकिस्तान में आखिर चल क्या रहा है, और जो बलूचिस्तान के जो लोग हैं क्या उन्हें हक मिल पा रहा है उनका या नहीं। और ये आवाज़ अब उठनी चाहिए, क्योंकि ये तबसरा करना आसान है कि बीएलए ने अटैक किया, इतने लोग मारे गए, लेकिन बीएलए को अटैक करने की नौबत क्यों आई? तो भारत समेत दुनिया के जो तमाम मुल्क हैं उनके सामने पाकिस्तान का जो एक दूसरा चेहरा है, यानी कि जो वहाँ पे वो एथनिक क्लिनजिंग करता है, वो चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए। वो चेहरा दुनिया के सामने आना चाहिए, लेकिन कुछ और चेहरा भी, एक चेहरा और, क्योंकि कल कुछ न्यूज़ 18 के पास एक्सक्लूसिव वीडियोस हाथ लगे हैं और उसमें ये दिखाई दे रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग जो हैं आतंकियों को ट्रेनिंग दे रहे हैं। देखिए, जो ट्रेनिंग देते हैं, आपने देखा होगा जो DGISPR की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस थी जो 3 दिन पहले हुई थी जाफ़र एक्सप्रेस के बॉम्बिंग के बाद, तो उसमें उन्होंने साफ तौर पे कहा था कि द रूल ऑफ द गेम हैज़ बीन चेंज्ड। तो इट मीन्स वो कहना क्या चाह रहे थे, तो कई कई लोगों ने उसे अलग अलग तरह से इंटरप्रेट किया, लेकिन वो कहना ये चाह रहे थे कि अगर आप बलूचिस्तान में गड़बड़ करेंगे, बेसिकली उनका इशारा इंडिया की तरफ था, तो हम कश्मीर में जिहाद शुरू करा देंगे फिर से, यानी कि जो ऑलरेडी वैसे है लेकिन उसकी इंटेंसिटी बढ़ा देंगे। तो ये जो वीडियो सरफेस हो रहे हैं, ये जो लग रहा है, तो अब पाकिस्तान को लगता है कि अब वो बदला लेने की कोशिश करेगा। कश्मीर में हो सकता है कि कुछ घटनाएं भी हो सकती हैं। व्यवस्थाएं आप खुद अपने घर की संभाल नहीं पा रहे हैं और गड़बड़ हो रही है, और वहाँ पर ये ऐसा नहीं है, ये बलूचिस्तान के लोगों का जिक्र जैसे कि आप पहले भी कर चुके हैं कि वहाँ के लोगों का शोषण इतना किया गया, वहाँ के खनिज और तमाम चीज़ों का दोहन इतना कर लिया गया, और वहाँ के लोगों को हाथे पल्ले कुछ भी नहीं पड़ा। उसके बाद ये गुस्सा जो है वो निकल कर सामने आ रहा है, और फिर आप आरोप मढ़ देंगे भारत। अब आप ये देखिए, इस बात को ऐसे समझने की कोशिश कीजिए कि बलूचिस्तान जो इलाका है वहाँ पे ग्वादर का पोर्ट है, वहाँ क्रिकेट स्टेडियम भी इन्होंने बनाया चीन की मदद से, लेकिन वो जो क्रिकेट स्टेडियम है वहाँ जो लोकल पॉपुलेशन है उसका एक्सेस नहीं है। जो ग्वादर का पोर्ट है उस पर बलूचिस्तान के लोगों का एक्सेस नहीं है। तो जो भी डेवलपमेंट किए जा रहे हैं वो केवल एक्सट्रैक्शन के लिए, यानी से वहाँ से चीज़ें निकाली जाए। जो बलूचिस्तान का जो पूरा मसला है, जो वो लोग मांग कर रहे हैं इतने सालों से, वो यही तो कह रहे हैं कि हमारा हक दीजिए, जो उनके जेन्युइन राइट्स हैं, जो उनके बुनियादी अधिकार हैं, वो हमें मिलने चाहिए। और वो पाकिस्तान में बेसिकली क्या है कि एक एथनिक क्राइसिस भी है। लोगों को लगता है कि अधिकार क्यों नहीं दे रहे, वो भी तो मुसलमान हैं, लेकिन पाकिस्तान में मुसलमान से पहले वो पंजाबी भी हैं, क्योंकि पूरा पंजाब का जो
पूरा प्रोविंस है वो पूरा गवर्न करता है ब्यूरोक्रेसी को, वो पूरा गवर्न करता है आर्मी को। तो उनको लगता है कि बलूचिस्तान की जो गैस है उस पर सबसे पहला अधिकार पंजाब प्रोविंस का है, तो वो पहले अपने पेट भरेंगे, जो बच जाएगा तो तब बाद में देंगे। लेकिन बलूचिस्तान के जो गैरतमंद लोग हैं उनको लगता है कि ये जुल्म जो 70 साल से हो रहा है, जो उन्हें अधिकार नहीं दिए, साफ पीने का पानी नहीं मिला, क्रिकेट स्टेडियम अब क्यों बन रहा है 70 साल बाद, पहले बनना चाहिए था। अगर एज ए कंट्री आप देखते तो अब उनके अधिकार हैं, वो अपने अधिकारों की मांग कर रहे हैं। और ये जो बलूचिस्तान का जो आंदोलन है वो अब जो नई पढ़ी लिखी क्लास है, पहले तो बेसिकली सरदारों के हाथ में था, जो वडेरे थे, कबीले के नेता थे या कुछ सरदार थे अलग अलग ट्राइब्स के। लेकिन अब ये जो ट्राइब से निकल के बाहर आया, अब ये जो पूरा बलूचिस्तान का आंदोलन है वो एक मिडिल क्लास के हाथ में चला गया, यानी कि जो पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो मतलब बहुत बड़ा तबका, हम ये कह रहे हैं कि वहाँ का बहुत बड़ा तबका जो मुझे है, लगता है वो इससे कि बिल्कुल जुड़ाव महसूस कर रहा है। अब आप ये समझिए कि जो वहाँ के एक पॉलिटिशियन है अख्तर मेंगल, जो गवर्नमेंट में भी रहे हैं, वहाँ प्रोविंशियल गवर्नमेंट में, उन्होंने एक ट्वीट किया था जब ये जाफर एक्सप्रेस का अटैक हुआ था। उन्होंने कहा था कि इंच इंच ज़मीन बलूचिस्तान की वो पाकिस्तान की कंट्रोल में तो है ही नहीं, कंट्रोल में नहीं है। तो अब आप समझ लीजिए कि एक पुराना सियासतदान जो ये साफ तौर पे कह रहा है कि इंच इंच ज़मीन अब पाकिस्तान के कंट्रोल में नहीं है, तो इट मीन्स कि सिचुएशन काफ़ी ग्रेव है। लेकिन मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूँ कि एक होती है पॉलिटिकल लड़ाई जिसमें आप अपने हकों के लिए राजनीतिक रूप से लड़ते हैं, और दूसरी हथियारों से लड़ाई। तो ये हथियार मुहैया कहाँ से हो रहे हैं? इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है कि इतने बड़े बड़े अटैक प्लान कर दिए जाएं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। काफ़ी लोगों को लगता है कि शायद इंडिया से ये पैसा जा रहा है सारा, लेकिन वो इतना आसान नहीं है, ना इतना बिल्कुल आसान गेम है कि आपने यहाँ से चेक काटा या ट्रांसफ़र कर दिए पैसे, ऐसा नहीं। लेकिन वो तो रॉ पे सीधे उंगली उठा देते हैं। वो एक्चुअली क्या है कि इसमें मैं बॉलीवुड मूवी स्टाइल दो तीन चीज़ें बताना चाहूँगा कि पूरा बलूचिस्तान का जो इलाका है वो आधा बलूचिस्तान अफ़गानिस्तान में भी है और आधा बलूचिस्तान, एक तिहाई बलूचिस्तान ईरान में भी है। ईरान में तो ईरान से जो ऑयल की स्मगलिंग होती है, बेसिकली आपको मालूम होगा कि ईरान में जो ऑयल तेल को लेके प्रतिबंध लगे हुए हैं, तो ईरान से जो तेल है वो क्रॉस बॉर्डर होके बलूचिस्तान में आता है और फिर बलूचिस्तान से पाकिस्तान में सप्लाई होता है। वो बेसिकली इलीगल है। तो उसमें जो पूरा जो तेल की इकनॉमी है, अवैध इकनॉमी है, उसे बलूचिस्तान के लोग, जो ये भी लोग हैं जो इसमें भी शामिल हों, शायद BLA में भी हों या गवर्नमेंट में भी हो या सरदार हों, बड़े बड़े लोग हों, वो हैंडल करते हैं। तो उनके पास काफ़ी पैसा है, आया है, नंबर 1। नंबर 2 बात कि हर चीज़ के लिए भारत को ब्लेम करना। भारत ने तो कभी कहा नहीं था कि आप बंगालियों पे अत्याचार करें। बांग्लादेश क्या भारत ने बनवाया? बांग्लादेश इसलिए बना कि आपने उन पे अत्याचार किए, बंगालियों को सेकंड क्लास सिटीजन मांगना, इसलिए 1971 में बांग्लादेश बना। आप बलूचिस्तान में जब आपको ये लगता है कि जो पंजाबी हैं, जो पंजाबी फ़ौज में है, ब्यूरोक्रेसी में, हर जगह वो बैठे हैं, तो वो बलूचिस्तान को जब आप सेकंड क्लास सिटीजन ट्रीट करेंगे तो उनकी गैरत जागेगी, और वो गैरत जागी है। उन्होंने अपने सम्मान के लिए हथियार उठाए हैं। अब इसे ये कह देना कि इंडिया ने कर रहा है, तो मुझे लगता है ये तो बचपना है। कुछ चीज़ें एक साथ हो गई, जैसे हाफिज़ सईद और अबू कताल जा रहे थे, उनके ऊपर हमला भी हो गया। फिर ग्वादर पोर्ट जो है वहाँ पर भी गोलीबारी हुई, शाम तक ये खबर आती है। इस बीच जाफ़र एक्सप्रेस जो है उसको टारगेट किया जाता है। उसके तो डेटा ही सामने नहीं आ रहे हैं कि वहाँ पर कितने आम लोग मारे गए हैं। उस जो पूरी ट्रेन को हाईजैक उन्होंने किया था और उसमें कितने सैनिकों को मार गिराया गया है या कितने सैनिक जो हैं उसमें हलाक हुए, ये सारी चीज़ें निकल कर आ भी नहीं रही हैं। देखिए, 2 चीज़ें हैं। सबसे पहले तो 150 लोग से ज़्यादा लोग मारे गए हैं, उसका कोई डेटा सरकार नहीं दे रही। बलूचिस्तान में उस तरह का एक्सेस भी नहीं है मीडिया का, मीडिया वहाँ पे जा भी नहीं पा रही, और जो पूरा आर्मी है उसने पूरा कार्डन ऑफ कर रखा है उस पूरे एरिया को। तो जो 150 लोग मारे गए हैं, जैसा कहा जा रहा है कि जो ज़्यादातर उसमें 90% फौजी हैं, 90 इवन 100% ही फौजी हैं, यहाँ तक भी बात की जा रही है। तो पाकिस्तान की आर्मी कैसे एक्सेप्ट करेगी कि हम फेल हो गए हैं? तो एक तो बात ये है। BLA ने बाकायदे स्टेटमेंट जारी किए हैं सोशल मीडिया पे, बहुत सारे क्लिप्स जारी किए हैं, बहुत सारे
बहुत सारे इंटरव्यू एपी ने और बीबीसी ने भी जारी किए हैं जिसमें उन्होंने बताया है कि इतने इतने लोग मारे गए हैं। तो ये क्लेम करना कि वहाँ पे लोग मारे नहीं गए, केवल 20 लोग मरे, 28 लोग मरे, तो मूर्खतापूर्ण बात है। आज के दौर में जब सोशल मीडिया है, जब इतने सारे सोर्सेज हैं, तो किसी के लिए भी आसान है फैक्ट्स को क्रॉस चेक करना, इसमें कोई बात नहीं है। तो कुल मिला के 150 से ज़्यादा लोग मारे गए हैं उसमें। वो डेटा तो ठीक है, लेकिन साथ में हाफिज सईद और उसका भतीजा, उनके ऊपर भी हमला होता है, उधर जवानों को भी निशाना बनाया जाता है, उनकी गाड़ियों को। बेसिकली क्या है कि जो झेलम में जो अटैक हुआ है, जो हाफिज़ सईद का पे जो आप जिस अटैक की बात कर रहे हैं, हालांकि इसकी पुष्टि नहीं हुई है कि वो हाफिज़ सईद मारे गए हैं या जिंदा हैं, क्योंकि एक खबर ये भी चल रही थी मीडिया में कि हाफिज़ सईद मर चुका है। हाँ, जो उनका भतीजा है उस पर अटैक हुआ है, वो मारे गए हैं, वो खबर कन्फर्म्ड है, क्योंकि वो पाकिस्तान के कई जर्नलिस्ट ने अपने ट्विटर हैंडल पे वो बातें लिखी हैं कि उनका भतीजा जो है वो मारा गया है। लेकिन हाफिज़ सईद को लेके अभी भी सस्पेंस है। अब ये अटैक्स की बात करें तो आप ये समझिए कि पूरा पाकिस्तान का जो पूरा सोसाइटी है, जब आप उसमें इतना रेडिकलाइजेशन करेंगे तो उस रेडिकलाइजेशन के कई आयाम होते हैं। कुछ लोग आपसी रंजिश में भी मारे जाएंगे, कुछ लोग इस बात का भी इंतजार करते हैं कि कोई हमें हथियार ही दे दे, हम इन्हें मार दें। तो अब कौन मार रहा है पता नहीं, लेकिन ये है कि जो भी कर रहा है वो अच्छा ही कर रहा है कम से कम, क्योंकि पाकिस्तान जो एक एज ए स्टेट ऑफ टेररिज्म पूरी दुनिया में जो इस तरह का आतंक का, तब हम कह सकते हैं उसकी क्लिनजिंग हो रही है क्या नहीं। हाँ, अब सफाया हो रहा है आतंकवाद का। अगर सफाया हो, वो कैसे भी हो, किसी भी रूप में, वो अच्छा है। एक चीज़ मैं कुछ महीनों पहले के घटनाक्रम को हम देखें तो बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, और बांग्लादेश में सत्ता पलट भी हो गया, उसके बाद वहाँ पर हिंदुओं पर अत्याचार, और बांग्लादेश की छवि कभी ऐसी रही नहीं कि वो बिल्कुल कट्टर मुस्लिम मुल्क, और वहाँ पर छवि ऐसी बनाने की कोशिश की गई। और कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि इसमें पाकिस्तान से आईएसआई भी मदद कर रहा था और टारगेट किया जा रहा था। वहाँ पर जिसने बांग्लादेश को आज़ाद कराया, उनकी मूर्तियाँ तोड़ी गई, पूरे परिवार पर पहले भी अटैक हो चुका है, लेकिन इस बार कुछ ज़्यादा। देखिए, पाकिस्तान ने पूरी दुनिया में क्या चीज़ एक्सपोर्ट की है, आप मुझे सोच के बताइए। जिसका जिक्र हम कर रहे हैं, शायद उसने सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट किया, उसने कोई दवाइयाँ बनाई, उसने कोई वैक्सीन बनाई, उसने कोई बड़ी बड़ी कारें बनाई, इलेक्ट्रिक कार बनाई, या कुछ रॉकेट्स बनाए? नहीं। उसने पूरी दुनिया में एक आइडियोलॉजी ऐसी दुनिया को एक्सपोर्ट की जो अपने आप में सेल्फ डिस्ट्रक्टिव है, यानी कि वो आइडियोलॉजी जो दुनिया में तबाही मचाती है। तो अब बांग्लादेश और जमात, जो बांग्लादेश में एक जो पॉलिटिकल पार्टी है, रिलीजियस जमात इस्लामी और आईएसआई, ये काफ़ी दिनों से, करीब 10-15 सालों से इनका रिश्ता जो है काफ़ी मजबूत हो चुका है। तो बांग्लादेश में जो एक तबका ऐसा इन्होंने पैदा कर दिया है जो रेडिकल इस्लाम को फॉलो करता है, जो चाहता है कि बांग्लादेश भी अब उसी रास्ते पे चले जिस रास्ते पे पाकिस्तान चला है। लेकिन ये इसके पीछे क्या भारत को घेरने की एक रणनीति जाहिर तौर पर रही होगी कि वो, क्योंकि अगर बांग्लादेश में ये स्थितियां पैदा हो जाती हैं तो ये मुश्किल भारत को में खड़ी करने के लिए, पड़ोसी मुल्क के नाते भारत में खड़ी करने के लिए। देखिए, आईएसआई और पाकिस्तान आर्मी, ये हमेशा पॉलिसी रही है कि जैसे अफ़गानिस्तान में जाते हैं तो ये अफ़गानिस्तान में जाके कहते हैं कि 80 भी मुसलमान, तुस्सी भी मुसलमान, आओ चलो जिहाद करो फलाने कंट्री के ख़िलाफ़। तो कश्मीर हो, अफ़गानिस्तान हो, बांग्लादेश हो, ये जाके जो उम्मा का चूर्ण जो है ये बेचते हैं, ये कहते हैं कि आप भी मुसलमान हो, हम भी मुसलमान हैं, चलो इंडिया के खिलाफ़ जिहाद करो। तो ये तबका है मौजूद और ये इनकी पॉलिसी रही है, ये आइडियोलॉजिकली इनकी डॉक्ट्रिन है कि हमें इंडिया के ख़िलाफ़, इंडिया को घेरने के लिए जो भी मिलेगा, चाहे वो अफ़गानिस्तान में तालिबान मिले, हालांकि वो भी इन्हें नहीं मिल रहे, इनकी धुलाई कर रहे हैं, कश्मीर में मिले कुछ एलिमेंट्स और बांग्लादेश में मिले या कहीं भी मिले, तो इंडिया के खिलाफ़ तो किसी से भी हाथ मिलाएंगे, किसी से भी हाथ मिलाएंगे। मैं वही आपसे एक सवाल ये भी, चूँकि आपने कहा कि मुस्लिम 80 भी मुस्लिम, तुसी भी मुस्लिम, तो ये जब बात वो करते हैं अफ़गानिस्तान से उनके रिश्ते, हम बीते दिनों से हम देख रहे हैं कि लगातार बिगड़ते चले जा रहे हैं। अटैक कर दिया था
ये बिल्कुल अच्छा सवाल पूछा, लेकिन दुनिया ऐसे नहीं चलती कि 80 भी मुसलमान तुझसे भी मुसलमान तो क्या हम जिहाद कर दें, नहीं। हर व्यक्ति के अपने भी मफाद होते हैं, अपने भी इंटरेस्ट होते हैं, हर कंट्री के होते हैं, हर रिजीम के होते हैं। तो इन्होंने तालिबान को यही घुट्टी पिलाने की कोशिश की। जब अमेरिका तालिबान से निकल के गया तो ये सबसे पहले जो बंदा वहाँ पे पहुँचा तो वो DGISI था। तो DGISI जो वहाँ पे फैज़ हमीद उनका नाम है, तो वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने तालिबान के जो कमांडर थे उनके साथ चाय पी और वो फ़ोटो ट्वीट किया और बताया कि देखो जी ये अब तालिबान तो आ गए हैं। तो इस तरह से तालिबान या अफ़गानिस्तान में इंडिया उसकी पाकिस्तान की जेब में आ गया, जेब में आ गया है। तो इन्होंने कहा कि ठीक है अब तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान ने सबसे पहले तो ये कहा कि जो डूरेंट लाइन है हमारे बीच में और तुम्हारे बीच में, हम उसे मानते ही नहीं। पहली बात तो ये, यानी कि जो तो हमारे सीमा को लेके समझौते हैं या जो भी हमारी लड़ाइयाँ हैं वे जारी हैं और हमारे अपवाद वहाँ पे है। दूसरा, जो अफ़गान मुस्लिम पाकिस्तान में थे जो ये भेजना चाहते थे वापस अफ़गानिस्तान, उसने लेने से मना कर दिया। उसमें एक बड़ा तबका जो था TTP का था, तहरीक अफ़गानिस्तान के जो तालिबान है वो एक कट्टरपंथी ऑर्गेनाइजेशन है। तो उसके आतंकियों ने, जब इन्होंने पाकिस्तान की आर्मी ने उन्हें अफ़गानिस्तान में खदेड़ने की कोशिश की तो जो वहाँ के पैचेस थे उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी पे अटैक शुरू कर दिया। दूसरा ये। तीसरा, अब बलूचिस्तान में जो भी अटैक्स हो रहे हैं वो भी अफ़गानिस्तान की सीमा से हो रहे हैं, क्योंकि कुछ हिस्सा बलूचिस्तान का अफ़गानिस्तान में भी है। तो ये जो इनकी थ्योरी है, जो पाकिस्तान की आर्मी बार बार बेचती है कि 80 भी मुसलमान तुझसे भी मुसलमान आ जाओ जिहाद करेंगे, वो हर जगह नहीं चलती। तो ये तो मुश्किल खड़ी हो गई है। अब अगर ऐसे हम देखें तो भारत के साथ क्या किया है बीते दिनों, भारत ने साहब प्रधानमंत्री ने भी अभी हाल ही में जो पॉडकास्ट है उसमें कह दिया कि भाई बहुत अच्छे हमने बहुत प्रयास किए लेकिन कुछ वहाँ से निकल कर आ नहीं रहा है। दूसरी तरफ चाइना ने जो इन्वेस्टमेंट किया और जिस तरीके से चाइनीज़ जो वर्कर्स हैं उनको निशाना बनाया गया, तो वहाँ से भी कुछ ना कुछ तो दूरी बनी हो। तीसरी तरफ अफ़गानिस्तान से भी रिश्ते बहुत अच्छे रहे। तो ये सब जो हालात बने और अमेरिका जो है वो तो बात ही नहीं करता। आप तो ट्रंप बात ही नहीं करते हैं, बस थोड़ी बहुत तारीफ़ कर देते हैं उसी में पाकिस्तान। तो ये पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हालात पैदा हो रहे हैं। बिल्कुल मुश्किल हालात हैं और हालात इतने बुरे हैं कि पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा। सबसे पहली वजह तो उसकी इकोनॉमी ख़राब है। जब जेब में पैसे नहीं हैं तो कैसे लड़ाई करेंगे चारों फ्रंट पे। दूसरी बात यह है कि जो पूरी पॉलिसी रही है, फ़ौज बेसिकली वहाँ पे सिविल की जो रूलिंग है, जो वहाँ की जो सिविल गवर्नमेंट है उसके पास अधिकार ही नहीं है पॉलिसी बनाने के। तो जब पॉलिसी बनाने के अधिकार नहीं होते तो जो हाइब्रिड निज़ाम है वहाँ पे, जो पूरा सिस्टम है वो पूरा कोलैप्स हो रहा है। क्योंकि आर्मी की लिमिटेशंस होती हैं। आर्मी का जनरल अपनी फ़ौज के हिसाब से फैसले लेता है। वो एक सिविलियन नुमाइंदा नहीं होता, वो जनता का नुमाइंदा नहीं होता, वो एक फ़ौज का बंदा होता है जिसे सिर्फ ये सिखाया जाता है कि दुश्मन है इसके साथ लड़ाई करनी है। तो अब जब आप फ़ौज को इतने अधिकार देंगे तो फ़ौज क्या करेगी? बलूचिस्तान के जो लोगों के मसले हैं उनको नहीं देखेगी, वो उनके साथ उन पे अत्याचार करेगी या उनको दबाने की कोशिश करेगी, या उसका जो हल है वो मिलिट्री के तौर पे देखने की कोशिश करेगी। अफ़गानिस्तान के जो लोगों के साथ बर्ताव करना है उसमें भी फ़ौज वहाँ पे उनको ऐसे ही डील करेगी। और इंडिया के साथ जब कश्मीर को लेके या बाकी मसलों को लेके बातचीत शुरू करने की कोशिश की तो फ़ौज ने कहीं ना कहीं अपनी टांग अड़ाई है। और ये बात हिस्टोरिकली सबको पता है। सत्य बात है, बिल्कुल सही बात है। ये मैं आपसे ये भी समझना चाह रहा हूँ कि ये जिस तरीके से BLA या बलूचिस्तान के लोग वहाँ की सेना को टारगेट कर रहे हैं, और ये बिल्कुल साफ़ है, चाहे वो ज़ाफ़र एक्सप्रेस की बात हो या फिर कल के अटैक की बात हो, जिस तरीके से टारगेट कर रहे हैं, एक बहुत बड़ा युद्ध वहाँ पर छिड़ सकता है। और बलूचिस्तान को आज़ाद कराने के लिए, क्योंकि आपने तो पहले भी इसके पहले की वीडियो में वो देखना चाहिए लोगों को जिसमें आपने बताया है कि वहाँ के लोग नहीं चाहते थे, बस वो कैसे भी पाकिस्तान में आ गया, ये समझ लो। तो ये हालात जो हैं ये आगे क्या बता रहे हैं? देखिए, जब नवाब बुगती पे अटैक हुआ, बेसिकली नवाब बुगती ट्राइब के एक बहुत बड़े नेता थे मुशर्रफ के टाइम में। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूँगा कि जब जनरल मुशर्रफ का दौर था तो उस समय एक बलूचिस्तान के नेता थे नवाब बुगती। तो नवाब बुगती बेसिकली मॉडरेट माने जाते थे, लेकिन वो इतने परेशान हो गए जो पाकिस्तान की जो स्टेट का रवैया था कि उन्होंने लास्ट में हथियार उठाए। जब उन्होंने हथियार उठाए तो एक गुफा में बैठ के, गुफा में पहाड़ों पे, चूँकि पूरा टेरेन है, उबड़ खाबड़ पहाड़ है, तो उस गुफा में बैठे हुए थे। तो तभी जो है मुशर्रफ को पता चला कि वो हथियार उठाए हैं उन्होंने नवाब बुगती ने, तो उन्होंने उनकी हत्या करवा दी, वहाँ बम डलवा दिया।
तो जैसे ही बम डाला गया तो पूरा बलूचिस्तान में एक तरह से आक्रोश आया। उनका ये आया कि अगर आप हमारे जो रेस्पेक्टिव लीडर्स हैं, जो ट्राइब लीडर्स हैं, उनको नहीं छोड़ेंगे, उन पे भी अटैक करेंगे तो जो आम बंदा है, जो आम नागरिक है, वो भी हथियार उठाएगा। तो जो तब आम लोगों में धीरे धीरे वो जो रोष है स्टेट के प्रति, जो राज्य के प्रति जो नफरत है, वो और ज़्यादा तेज हो गई। मतलब ये कि आप पॉलिटिकली किसी को एक्टिव होने ही नहीं देना चाहते वहाँ पे। बेसिकली अपने पपेट्स रखना चाहते हैं। बेसिकली फ़ौज चाहती है, जैसे फ़ौज पंजाब में, इस्लामाबाद में अपने पपेट्स रखना चाहती है, तो वो चाहती है कि बलूचिस्तान में तो उससे कम लेवल के पपेट्स आएँ, यानी कि वो पपेट्स आएँ जिनको तो बिल्कुल हमारी सुने। तो वो पपेट्स रखना चाहती थी, वो नहीं हो पाया। तो कुल मिला के जो पूरा सिनेरियो है बलूचिस्तान का, लड़ाई कितनी लंबी चलेगी एक बड़ी बात है, लेकिन लो इंटेंसिटी की हो सकती है, ये मेरा अनुमान है। लेकिन ये लंबी चल सकती है क्योंकि पूरा टेरेन है, पूरा पहाड़ है, पूरा उबड़ खाबड़ है, कम्युनिकेशन नहीं होती वहाँ पे। तो ऐसे इलाकों में कहाँ कब हमला हो जाएगा पाकिस्तान की आर्मी को पता नहीं चलेगा। एक चीज़ तो है कि जिस तरीके के 2 हमले ये बीते वक्त में हुए हैं, BLA खुद को तैयार कर चुका है, ऐसा लगता है आपको? बिल्कुल, मुझे लगता है कि हालांकि मैं ये नहीं कहूँगा कि पाकिस्तान की आर्मी उसको क्रश नहीं कर सकती पूरी तरीके से। रीज़न क्या है कि पाकिस्तानी आर्मी भी के पास इतने रिसोर्सेज हैं, लेकिन BLA को क्रश भले कर दे, लेकिन जो बलूचिस्तान के आम लोग हैं, आम नागरिक हैं, जिनके अंदर अब ये जज्बा पैदा हो चुका है कि हमें अलग मुल्क बनाना है, वो जो जज्बा है, वो जो जहन है, वो कैसे आप बाहर निकालेंगे? वो बाहर नहीं निकाल पाएंगे आप। क्योंकि वो शुरुआत से जब बलूचिस्तान 1948 से जब बलूचिस्तान का नाम बलूचिस्तान नहीं था, तब से लेकर कलात रीजन था, तब से लेकर अब तक बात तो वही है दिमाग में। इस पर हम विस्तार से अगले वीडियो में चर्चा करने वाले हैं कि क्या जिन्ना चाहते थे कि इस कलात रीजन को पाकिस्तान में शामिल किया जाए, अगर नहीं चाहते थे तो उसके कारण क्या थे, इस पर हम बात करेंगे अगले वीडियो में। फ़िलहाल आज की इस वीडियो में इतना ही। दीजिए इजाज़त। कैसा वीडियो लगा ये ज़रूर बताइए कमेंट के ज़रिए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।